को रूस ने हमला किया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बुचा और बोरोद्वांका में हुए नरसंहार ने तो पूरी दुनिया तक को हिला दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही। रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, Mi-24 और Mi-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए जंगी हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और टारगेट लॉक होते ही लेजर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। ये हमला यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को टारगेट कर किया गया था, जिसमें यूक्रेन के कई होवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया गया तोपों के जरिए दागे गए गोलों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमले वाली जगह से दूर जाते भी दिखे। हालांकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी हमले का जवाब भी दिया गया। जमीन पर हुई सीधी लड़ाई में कई जगह रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि हवाई हमले का रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद जेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक एक इलाके में पहुंचकर जंग की तैयारी करते दिखाई दिए। वो अपने टैंकों में भारी मात्रा में गोला बारूद भरते नजर आए। उन सभी टैंकों पर Z के निशान दिखे, जो रूस की सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल करती आ रही है। हालांकि वो इलाका पहले से ही बमबारी में तबाह दिखा। इसी तरह के हालात मारिउपोल के दूसरे इलाकों में भी हैं, जहां अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को रूस की ताकत दिखाने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся,
то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. उत्तर कोरिया के परमाणु बम टेस्ट करने की खबरों से अमेरिका दहशत में आ गया है। ऐसा इसलिए लगा क्योंकि इसी के बाद बाइडेन सरकार ने अपना एक खतरनाक जंगी जहाज कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात कर दिया, जिसकी वजह है किम का ये मिसाइल टेस्ट। हालांकि उत्तर कोरिया के तानाशाह का ये टेस्ट असली था या नहीं, इस पर बहस छिड़ी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि ऐसे ही खतरों को देखते हुए अमेरिका हरकत में आ गया और उसने किम जोंग उन को चेतावनी देने के मकसद से अपने महाविनाशक जंगी जहाज इब्राहिम लिंकन को कोरिया प्रायद्वीप में भेजने का फैसला लिया। यूक्रेन युद्ध के बीच भी किम जोंग उन मिसाइल परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंकाते रहते हैं, लेकिन इस बार बारी परमाणु बम की है। अमेरिका को खुफिया सूचना मिली है कि नॉर्थ कोरिया परमाणु परीक्षण कर सकता है, जिसके बाद अमेरिका ने अपना जंगी बेड़ा तैनात कर दिया है। हालांकि किम जोंग उन के मूड से ऐसा नहीं दिखता कि वो अमेरिका की धमकी में आने वाले हैं। लगता है कि इस बार वो परमाणु बम का परीक्षण करके ही रहेंगे। साल 2017 के बाद ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी नौसेना ने दक्षिण कोरिया और जापान के पास समुद्री इलाके में इसकी तैनाती की। क्योंकि अमेरिकी अधिकारियों की चिंता एक और बात से है। असल में चर्चा है कि उत्तर कोरिया आने वाले समय में जमीन के नीचे परमाणु बमों का परीक्षण कर सकता है। यही नहीं, उत्तर कोरिया ने पिछले दिनों दावा किया था कि उसने 24 मार्च को हवासांग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया। ये ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और इसकी रेंज की जद में अमेरिका के न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन डीसी तक है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों का दावा यह है कि उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को ऐसा कोई परीक्षण किया ही नहीं, यानी किम जोंग उन ने झूठा दावा किया है। मगर यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका किसी भी बात को हल्के में नहीं लेना चाहता और इसी वजह से उसने अपने खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर कोरियाई प्रायद्वीप में भेज दिया। यूक्रेन की मदद के लिए अब कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। नेटो देशों के 4 राष्ट्रपति अभी कीव दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इन 4 देशों में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति शामिल हैं। इन देशों ने यूक्रेन को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने की बात कही। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सैनिक किसी देश के नागरिकों को मारता है तो ये युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर हैं। बड़ी खबर आ रही है, रूस की धमकी को उसके पड़ोसी स्वीडन ने धत्ता बता दिया है और जून तक नेटो से जुड़ने का फैसला किया है। और 2 दिन पहले ही रूस ने स्वीडन को फिर चेतावनी दी थी कि अगर वो नेटो से जुड़ा तो यूरोप में उथल पुथल मच जाएगी, लेकिन स्वीडन ने रूस की धमकी एक बार फिर से सुनकर अनसुनी कर दी और हमेशा तटस्थ रहने के अपने स्टैंड के खिलाफ नेटो से जुड़कर अमेरिका की टीम में शामिल होने का मन बना लिया। स्वीडन के मीडिया में दावा किया जा रहा है कि स्वीडन ने जून तक नेटो से जुड़ने का लक्ष्य रखा है। मतलब अगले 1.5 महीने में यूरोप में सुरक्षा के समीकरण की तस्वीर बदल सकती है। ये खबर तब सामने आई है जब रूस का दूसरा पड़ोसी फिनलैंड की पीएम नेटो की सदस्यता पर स्वीडन के प्रधानमंत्री से बात करने के लिए स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम ही पहुंची हुई है। ऐसे में अगर स्वीडन ने तय कर लिया है तो फिर फिनलैंड भी ज्यादा वक्त तक नेटो से दूर नहीं रहेगा। फिनलैंड की प्रधानमंत्री साफ भी कर चुकी हैं कि वो अपने देश को नेटो में शामिल कराने के बारे में सोच रही हैं। पहले फिनलैंड और अब स्वीडन, इन दोनों देशों ने पुतिन की धमकियों को दरकिनार करते हुए डंके की चोट पर नेटो में शामिल होने के तारीख का ऐलान कर दिया। पुतिन ने पहले फिनलैंड की तरफ सेना भेजी, लेकिन उससे डरने की बजाय स्वीडन ने अगले ही दिन नेटो से जुड़ने की तारीख का ऐलान कर दिया। इससे साफ है कि पुतिन चाहे लाख धमकी दे, लाख चेतावनी दे, सेना रवाना कर दे, लेकिन ये दोनों देश आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं। यानी रूस के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि उसकी सीधी धमकियों का भी स्वीडन और फिनलैंड पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा है। बल्कि दोनों देश रूस को ही आंखें दिखा रहे हैं, जबकि कुछ वक्त पहले भी खुद पुतिन ने स्वीडन और फिनलैंड को चेतावनी दी थी कि अगर उन दोनों ने नेटो का हिस्सा बनने की सोची भी तो रूस पर
उन पर सैन्य कार्रवाई करने से वो नहीं चूकेगा। स्वीडन और फिनलैंड दोनों ही देश नेटो के सदस्य नहीं है और उनके नेटो से दूर रहने में ही रूस की भलाई है, क्योंकि रूस अपने पश्चिमी तरफ नेटो के सदस्य देशों से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में सबसे ऊपर नॉर्वे, फिर एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड जैसे देश नेटो के सदस्य हैं। इस इलाके में गिनकर बस फिनलैंड, स्वीडन, बेलारूस और यूक्रेन ही है जो नेटो का हिस्सा नहीं है। बेलारूस तो रूस का दोस्त है, वो नेटो से जुड़ेगा नहीं और यूक्रेन को नेटो से जुड़ने से रोकने के लिए तो रूस ने उस पर जंग ही छेड़ी हुई है। ऐसे में स्वीडन और फिनलैंड के नेटो से जुड़ने का प्लान यूरोप में एक नई जंग भी भड़का सकता है। बड़ी खबर आ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की है और सैन्य सहायता मुहैया करवाने की बात की है। अमेरिका ने करीब 6000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान भी किया है। सुरक्षा पैकेज में घातक हथियार, एंटी एयरक्राफ्ट समेत कई अत्याधुनिक सैन्य सहायता यूक्रेन को देगा। इस बीच यूक्रेन ने फिर रूस की सेना पर अपने नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और इसके लिए यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो का सहारा लिया, जिनमें रूस की सेना का एक टैंक मारिउपोल शहर की सड़कों पर दौड़ता नजर आया। इसके बाद वो टैंक 2 इमारतों के बीच खड़ा हो गया और उसने सामने की एक इमारत पर निशाना साध दिया। निशाना लगते ही टैंक से गोला दाग दिया गया जो सामने की इमारत से जा टकराया। जहां गोला टकराया, इमारत के उस हिस्से के परखच्चे उड़ गए, लेकिन रूसी सेना का टैंक रुका नहीं, बल्कि उसने कुछ ही मिनटों में उस इमारत पर एक के बाद एक कई गोले दाग दिए। हालांकि रूसी सेना ने टैंक से जिस इलाके में हमला किया, वहां दूर दूर तक की सभी इमारतें पहले ही तबाह दिखाई दी। लेकिन यूक्रेन ने रूस की मीडिया की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो का सहारा लेते हुए आरोप लगाया कि इसी तरह के हमले रूस उन इलाकों में भी कर रहा है जहां नागरिक अपनी जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। उधर यूक्रेन पर कब्जे की जंग में रूस के सैनिकों ने कीव में बच्चों के स्कूलों को भी नहीं बख्शा। राजधानी के ज़लिस्या गांव को तो रूसी फौज ने पूरी तरह तबाह कर दिया। ये गांव कीव और चर्निव के बीच बसा है, जहां मौजूद बच्चों के स्कूलों को भी रूस के सैनिकों ने निशाना बनाया। ज़लिस्या गांव की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें छोटे बच्चों के स्कूलों की इमारतें भी हमलों में नहीं बची। किसी की केवल टूटी फूटी छत बची तो किसी की बुरी तरह तबाह हो चुकी दीवारें। यही नहीं, उनके खेलने कूदने के मैदान में रखे उनके झूले भी जंग में स्वाहा हो गए। केवल 1-2 नहीं, ज्यादातर स्कूलों का यही हश्र हुआ। बड़े बड़े स्कूल भी कब्जे की इस आंच से नहीं बच सके। सामने आई तस्वीरों में स्कूलों में खिड़कियां, दीवारें और छतें केवल नाम की रह गई। इमारतों पर छपा धुएं का काला रंग ये बयां करने के लिए काफी दिखा कि जब हमला हुआ होगा तो हालात कैसे रहे होंगे। न केवल स्कूलों की इमारतें युद्ध की भेंट चढ़ी, बल्कि उनके बाहर खड़ी बसें भी, वो बसें जो कभी बच्चों को घर से स्कूल लाने और वापस छोड़ने का काम करती थी। उस गांव में चारों तरफ इसी तरह के हालात दिखाई दिए। उधर मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर 3 तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया, जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली। लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दाग कर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी। तो वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में एक महिला अपने बेटे का शव टैंक में पड़ा देख बिलख बिलख कर रोने लगी।
बताया गया कि रूसी सैनिकों ने हत्या के बाद उसके बेटे का शव पेट्रोल पंप के टैंक में फेंक दिया था, जिसे देखकर वो बेसुध हो गई और अपने जवान बेटे की मौत से दुखी ये महिला जोर जोर से रोती दिखी। इस दौरान उसने अपने बेटे को कई बार आवाज भी दी। इसके बाद वो अपने बेटे के गम में घुटनों के बल वहीं जमीन पर बैठ गई, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। बाद में वहां मौजूद लोगों ने उसे संभाला। फिर उस जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें शामिल लोग रस्सियों की मदद से शव को टैंक से बाहर निकालते दिखे। बाद में जैसे ही टैंक से शव को बाहर निकालने का काम पूरा हुआ, वो महिला फिर उस तरफ दौड़ पड़ी, लेकिन वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया। बताया गया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान इस पेट्रोल पंप के टैंक से 2 शव बरामद किए गए। कीव के आसपास के इलाकों में रूसी हमलों के बाद चारों तरफ तबाही का मंजर है। दावा है कि हमले के समय रूस के सैनिकों ने स्कूलों को भी अपना निशाना बनाया। रूसी फौज ने कीव के पास भी एक स्कूटर पर हमला किया और वहां अपना बेस बना लिया। सीधे कीव से न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट देखिए। रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट चुकी है, लेकिन तबाही बर्बादी के निशान के साथ खतरा अब भी बरकरार है। मैं इस वक्त एक स्कूल में हूँ। गांव के अंदर का एक स्कूल है ये, जहां पर छात्र पढ़ते थे, लेकिन पुलिस हमारे पीछे खड़ी है। जैसा कि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पुलिस की या मिलिट्री की तस्वीरें हम नहीं ले सकते। उन्होंने कहा डोंट गो डीप, यानी अंदर नहीं जाना है, क्योंकि वो जो इलाका आप देख रहे हैं, जहां पर आपको थोड़ी बहुत टूट फूट दिखाई दे रही है, इसके पीछे रूस के सैनिक काफी दिनों तक रहे थे और यहाँ के पुलिस का कहना है कि पीछे लैंड माइन हो सकती हैं। अभी इस इलाके को पुलिस ने सैनिटाइज नहीं किया है, यूक्रेन की मिलिट्री ने इसको सैनिटाइज नहीं किया, यानी हमें यह कहा गया है कि वो जो इलाका है उधर नहीं जाना है। हो सकता है कि वहाँ लैंड माइन हो, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर काफी सर्च की है। मिलिट्री के लोग आए थे और वो कह के गए हैं कि इसके पीछे नहीं जाना है। तो ये स्कूल दिखा रहा था मैं, ये स्कूल है जो टूटा फूटा है पूरी तरह से। ये आग में जल करके पिछला हिस्सा इसका खाक हो चुका है। आगे का हिस्सा जो एंट्री है वही मुझे दिखाई दे रही है। क्योंकि पुलिस ने मना किया है, इसलिए बहुत अंदर तक तो नहीं जाएंगे हम आपको, लेकिन कोशिश यहीं से करते हैं दिखाने की आपको कि किस तरह से इस स्कूल को भी तोड़ दिया गया है। हालांकि आपको यहाँ पर बोरियां दिख रही होंगी। जब यूक्रेन की सेना यहाँ मोर्चा संभाल रही थी तो इस स्कूल का उन्होंने सहारा लिया था। यानी स्कूल टूटा जरूर है, लेकिन सीधे स्कूल पर आक्रमण रूस की सेना ने नहीं किया, बल्कि यूक्रेन के सैनिकों पर किया है, क्योंकि इसके पीछे यूक्रेन के सैनिक थे और उस लड़ाई में, यूक्रेन और रूस की लड़ाई में ये स्कूल को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त नुकसान पहुंचा, यहाँ पर बच्चे नहीं थे, यूक्रेन की सेना थी और यूक्रेन के रक्षा करने वाले लोग थे। और देखिए जो बोरियां हैं इसके पीछे उन्होंने आड़ लेकर के इस इलाके में लड़ाई लड़ी थी। लेकिन अब रूस के सैनिक यहाँ से जा चुके हैं, स्कूल तो तबाह हो गया है। अब शायद ये कुछ महीने बाद ही बच्चों के पठन पाठन के लिए खुल पाएगा, लेकिन इसके पीछे हम नहीं जा रहे। हम आपको आगे की तस्वीर दिखा रही हैं। देखिए ये गाँव है और इस गाँव में भी जो घर हैं उनको भी जला दिया गया, तबाह कर दिया गया। और एक छोटा सा घर देखिए यहाँ पर। अब यहाँ कोशिश ये हो रही है कि यहाँ किसी तरह ज़िंदगी को वापस पटरी पे लाया जाए, साफ सफाई की जाए और घर को पुनः बनाया जाए, रहने लायक बनाया जाए। तो इस हिस्से में तो आवागमन शुरू हो गया है। इस हिस्से में लोग आना जाना शुरू कर दिए, अपने घरों की रिपेयरिंग कर रहे हैं। लेकिन ये जो स्कूल है इसके पीछे, जब यूक्रेन की सेना यहाँ से चली गई थी पीछे और रूस की सेना ने यहाँ डेरा डाल दिया था, तो वो जो पीछे का इलाका है जहाँ पर रूस के सैनिक रहे थे, वहाँ हमें नहीं जाने दिया जा रहा। और वहाँ इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है, खतरा है, अभी सैनिटाइज नहीं किया गया है और पीछे लैंड माइन हो सकती है, इसलिए हम पीछे नहीं जा रहे हैं और आपको यहीं से तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बेहद गंभीर आरोप लगाया। यूक्रेन का कहना है कि उसके देश में आतंक फैलाने में रूस के सैनिक अकेले नहीं हैं, बल्कि उनकी पत्नियां भी उनके साथ खड़ी हैं। यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एजेंसी ने एक कॉल की ऑडियो क्लिप जारी की है। सनसनीखेज दावा किया है कि जंग जीतने के लिए रूस इतना नीचे गिर गया है कि उसके सैनिकों की पत्नियां तक उन्हें यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कह रही हैं। जिसका भंडाफोड़ तब हुआ जब यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने उसके यहाँ तैनात रूस के एक सैनिक का फोन टैप किया। एक कॉल में रूस का वो जवान रूसी भाषा में अपनी पत्नी से बात करता सुनाई दिया, लेकिन बातचीत जिस बारे में हुई उसने यूक्रेन के अधिकारियों के रोंगटे खड़े कर दिए। फोन पर रूस के उस सैनिक की पत्नी उसे यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करने को कहते सुनाई दी।
इतना ही नहीं, ऐसी बात करते हुए वो दोनों हंस तक रहे थे। Украинских баб насилуют, да, мне ничего не говори, понятно? अपनी पत्नी के मुंह से निकली बात पर खुद रूसी सैनिक भी विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपनी पत्नी से फिर पूछा कि क्या वो वाकई यही चाहती है कि वो यूक्रेन की महिलाओं का बलात्कार करे। Да, разрешаю. 30 सेकंड के ऑडियो में ऐसी बातचीत दर्ज हुई कि सुनने वाला सन्न रह जाए। ये ऑडियो क्लिप भी तब सामने आई जब यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के सैनिकों पर सैकड़ों बलात्कार करने का आरोप लगा चुके हैं। यहाँ तक कि वो ये भी कह चुके हैं कि रूस के जवानों ने यूक्रेन के बच्चों तक को नहीं छोड़ा और छोटे छोटे मासूमों का भी यौन शोषण किया। हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी। कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे। और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरोनोवस्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के ज़िरोनोवस्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथ इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहाँ एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहाँ वो मिसाइल गिरी वहाँ से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। इस बीच यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में लोगों की मुसीबतें उस वक्त बढ़ गई जब जंग के मैदान से रेस्क्यू करने वाली बसें खराब मौसम में रास्ते में ही फंस गई, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन पर काफी असर पड़ा। सामने आई तस्वीरों में एक बस खराब सड़क से गुजरती दिखी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही फंस गई। सड़क पर दलदल और मलबा होने से बस निकल नहीं पाई, जिसके बाद उसे निकालने के लिए एक ट्रक को बुलाना पड़ा और उसकी मदद से ही बस को बाहर निकाला गया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। खराब मौसम की मार कई और बसों को भी झेलनी पड़ी। सड़क से गुजरने वाली बसें रास्ते में फंसती गईं, जिसके बाद उन्हें ट्रक और बख्तरबंद गाड़ियों की मदद से बाहर निकाला गया। बताया गया कि इन बसों के जरिए लोगों तक राहत सामग्री भेजी जा रही थी। वहीं कुछ बसों को जंग के मैदान में रेस्क्यू के लिए भी लगाया गया था। उधर डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने एक कुत्ते को हाथों से मलबा हटाकर जिंदा बाहर निकाला, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ जवान मलबा हटाते नजर आए। सभी की कोशिश थी कि अंदर दबे कुत्ते को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। हाथों से ही राहत और बचाव दल ने के साथ यूक्रेन के जवानों ने मलबा साफ किया और कुत्ते को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद जवानों ने कुत्ते को उसके मालिक को सौंप दिया। बताया गया कि ये कुत्ता रूस की तरफ से किए गए हमले के बाद मलबे में फंसा हुआ था। तो वहीं रूस की बमबारी में बचा मुर्गे की तरह दिखने वाला एक जग इन दिनों चर्चा में है। बताया गया है कि चीनी मिट्टी से बना ये जग कुछ दिनों पहले कीव के एक इलाके में रूसी बमबारी में तबाह होने से बच गया था, जो अब यूक्रेन में रूस के खिलाफ विरोध जताने का जरिया बन गया है। इसे यूक्रेन की हार न मानने वाले इरादे के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। यही नहीं, हाल ही में कीव दौरे पर पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को एक महिला ने इसी तरह का एक जग गिफ्ट भी किया था। इससे पहले वो तस्वीर सामने आई थी जिसमें दिखा कि रूसी हमले में एक मकान पूरी तरह बर्बाद हो गया, लेकिन उस मकान के किचन में रखे इस अनोखे जग पर बमबारी की आंच भी नहीं आई थी, जिसके बाद से ही यूक्रेन के लोगों ने उसे अपने विरोध का प्रतीक बना लिया। मुर्गे की तरह दिखने वाले इस जग की यूक्रेन में खास मान्यता है। इस बीच यूक्रेन के बोरोदियांका से रूसी हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शहर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह तबाह दिखाई दिए और दोनों तरफ टूटी इमारतें और उनका मलबा नजर आया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। बोरोदियांका में रूसी हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा
बर्बाद इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद ही शहर की कोई इमारत रही हो जिस पर बमबारी का निशान दिखाई न दिया हो। एक बड़ी इमारत तो बीच से टूटी दिखी और उसका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। यही नहीं, उसी के ठीक बगल की दूसरी बिल्डिंग भी हमले के बाद झुक गई। वहीं रूसी हमले के डर से शहर छोड़कर गए लोग वापस अपने घर लौटते दिखाई दिए, जिसके बाद तबाह इमारतों का मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। कुछ हिस्सों में क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया, जबकि कई जगह लोग राहत बचाव दल के साथ मिलकर सफाई करते नजर आए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ सैनिक इलाके में अधिकारियों के साथ गश्त करते भी दिखाई दिए। इस बीच पाकिस्तान में सत्ता जाते ही पीटीआई के नेता और कार्यकर्ता दोनों बौखला उठे हैं। सरकार गिरते ही उन्हें इतना गुस्सा आया कि वो मारपीट करने पर उतारू हो गए, जिसका वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि कैसे सियासी लड़ाई ने एक इफ्तार पार्टी बर्बाद कर दी। ये वीडियो इस्लामाबाद के एक होटल का बताया गया, जहां पीपीपी के कुछ नेता इकट्ठा हुए थे, लेकिन तभी एक बुजुर्ग शख्स दूर से आया और उन पर टूट पड़ा। उसने आओ देखा ना ताओ और टेबल पर रखी चीजें उठाकर उन पर फेंकने लगा। कहा जा रहा है कि बुजुर्ग शख्स इमरान की पार्टी का था, जिससे पीपीपी का जश्न बर्दाश्त नहीं हुआ और वो अकेला ही उनसे भिड़ गया, जिसके बाद वो होटल नहीं रहा बल्कि जंग का मैदान बन गया। जिन टेबल पर खाना रखा था वो गिर गईं और उन पर रखे कांच के बर्तन टूटने की आवाज गूंजने लगी। होटल में ये हंगामा लंबा चला। एक बार तो नौबत ये आ गई कि पीटीआई कार्यकर्ता लड़ते लड़ते जमीन पर गिर पड़ा, जिसके बाद पीपीपी के नेता ने उसे उठाया और लड़ाई फिर से शुरू हो गई। शहबाज शरीफ के पीएम बनने के बाद पीटीआई एक तरफ और दूसरी सियासी पार्टियां एक तरफ हैं, जिसके बीच घमासान थमने का नाम ही नहीं ले रहा। उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के करीबी और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच के बोइंग विमान की चर्चा तेज हो गई है। दावा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में एक है, जिसमें महल जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और सुरक्षा के मामले में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। चर्चा है कि इस उड़न खटोले की गिनती दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में होती है, जिसमें एक साथ 50 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें यात्रा के दौरान लोगों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस विमान में शानदार दफ्तर, एक बेडरूम और किचन का भी इंतजाम है। इसके अलावा महंगे फर्नीचर भी लगे हैं, साथ ही एक बैंक्वेट हॉल भी है। अब्रामोविच के विमान को हवा में उड़ता हुआ अभेद किला भी कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ यह आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है, बल्कि उन्हें खत्म करने की ताकत भी रखता है। जमीन से हवा में मार करने वाले या हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों का इस जहाज पर कोई असर नहीं होता। यही नहीं, ये जहाज दुश्मन के रेडियो सिग्नल को भी जैम करने की ताकत रखता है। इन्हीं खूबियों की वजह से विमान रोमन अब्रामोविच का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अगर ये प्राइवेट विमान इतना शानदार है तो इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। इस विमान की कीमत $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 करोड़ रुपए है, जो 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। उधर सियासी उथल पुथल से जूझ रहे पाकिस्तान में सेना अपनी जनता के प्रोपेगेंडा का शिकार हो रही है। इमरान चले गए, शहबाज आ गए, लेकिन एक चीज जो बरकरार रही है वो है पाकिस्तान की सेना के प्रमुख बाजवा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाजवा पाकिस्तान के लोगों की आंखों में खटक रहे हैं, क्योंकि खबर है कि वहां की जनता ही बाजवा के खिलाफ है। यही नहीं, वो उन्हें हटाने के लिए प्रोपेगेंडा भी चला रही है। मतलब ये कि पाकिस्तान में सेना के खिलाफ मोर्चा खुल चुका है, जिसकी अगुवाई कर रही है इमरान खान की पार्टी। 2 दिन पहले रावलपिंडी में हुई शेख रशीद की रैली इसका सबूत है, जिसमें मौजूद लोगों ने चौकीदार चोर है जैसे नारे लगाए थे। माना जा रहा है कि इन नारों में वो जिसे चौकीदार बोल रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि बाजवा है। ये तो पाकिस्तान में सेना के खिलाफ चल रही प्रोपेगेंडा पिक्चर का ट्रेलर था, क्योंकि एक और प्रदर्शन में पीटीआई कार्यकर्ताओं ने सबके सामने बोल दिया कि पाकिस्तान में कोर्ट के हर फैसले के पीछे सेना का हाथ है। ये जो जुडिशरी है, इसके पीछे वर्दी है। वैसे इमरान पर पहले भी आरोप लग चुके हैं कि वो बाजवा के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी सरकार जाते ही ये बात दुनिया को पता चल गई।
इमरान ने कुर्सी जाने के बाद जो ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि एक बार फिर वो दौर आ चुका है जब पाकिस्तान के लोगों को बाहरी ताकतों से बचने के लिए संघर्ष करना होगा। मतलब ये कि इमरान इशारों में जनता को उकसा रहे थे। 2 दिन पहले ही खबर आई थी कि वो सेना में अपने करीबी की सेटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाने की तैयारी में थे। लेकिन बाजवा को हटाने का प्लान बुरी तरह फ्लॉप हुआ और इमरान तमाशा देखते रहे। यही नहीं, सत्ता से जाते ही उनकी पार्टी के बुरे दिन भी आ गए। सेना और कोर्ट के मुद्दे पर तो कार्रवाई भी शुरू हो गई। पाकिस्तान की सेना ने दावा किया कि देश के कुछ हिस्सों में सेना के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यही नहीं, बाजवा और कोर्ट की छवि खराब करने के आरोप में पीटीआई के 8 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इमरान ने पहले बाजवा को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उन्हें हटाने की प्लानिंग कर ली, लेकिन इसमें भी इमरान फेल हो गए। नया प्रधानमंत्री बनने के बाद पाकिस्तान की सेना कह रही है कि उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, यानी पाकिस्तान की सेना अपने ही लोगों के प्रोपेगेंडा के जाल में फंसती नजर आ रही है। खबर है कि जिस दिन पाकिस्तान में इमरान सरकार गिरी, उसी दिन मतलब इमरान के अविश्वास प्रस्ताव हारने वाले दिन ही सोशल मीडिया पर बाजवा के खिलाफ ट्रेंड चला था। इस मामले में वहां की जांच एजेंसी ने 50 लोगों की लिस्ट भी बनाई है, जिनमें 8 की गिरफ्तारी हुई है। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में लगी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और मशीन गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। वहीं इमरान खान के सत्ता से बाहर होते ही उनके खिलाफ जांच शुरू हो गई। इमरान खान पर तोहफे में मिले बेशकीमती हार को 18 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप है, जबकि नियम के हिसाब से उन्हें यह हार सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए था। लेकिन खबर है कि उन्होंने हार को लाहौर को एक कारोबारी जो है उनको बेच दिया और उन पर लगे इसी आरोप की पाकिस्तान की जांच एजेंसी FAI ने जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान के कानून के हिसाब से सरकारी पदों पर बैठे लोगों को मेहमानों से मिले तोहफे सरकारी खजाने में जमा कराने चाहिए और अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो फिर कार्रवाई हो सकती है। और ये भी कहा गया कि अगर वो अपने पास इसे रखते हैं तो उसकी आधी कीमत चुकानी होती है। लेकिन इमरान पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकारी खजाने में कुछ हजार रुपए जमा करवाए और हार को करोड़ों में बेच दिया। इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद ज़ेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसको देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 हॉवित्जर तो भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएंगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकू और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी ज़ेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद ज़ेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। Говорив сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा।
लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्टिंगर मिसाइलें शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दी गई थी। तो उधर झारखंड के देवघर में हुए रोपवे हादसे का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें दिखा है कि घटना वाले दिन रोपवे के रुकते ही लोगों में चीख पुकार मच गई थी। वहां के त्रिकूट की पहाड़ियों पर 3 दिन पहले हुए इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई थी और 44 घंटे तक वहां राहत और बचाव का अभियान चला। लेकिन उससे पहले त्रिकूट की पहाड़ियों पर कई ट्रॉलियों के एक दूसरे से टकराने की घटना ने सबकी सांसें अटकाकर रख दी। इस हादसे के नए वीडियो में साफ दिखा कि रोपवे पर चलते चलते एक ट्रॉली अचानक रुक गई और फिर उसके बाद वहां चीख पुकार मच गई। अचानक ट्रॉलियों के टकराने के बाद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, वो बुरी तरह फंस चुके थे और उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि इस घटना के कुछ ही घंटों बाद राहत और बचाव का अभियान शुरू कर दिया गया, जिसके तहत वायु सेना की भी मदद ली गई थी और हेलीकॉप्टर के जरिए हजारों फीट की ऊंचाई पर फंसे कई लोगों की जान बचाई गई। कीव के आसपास के इलाकों में न सिर्फ स्कूल बल्कि बच्चों के खेलने के लिए बनाए गए पार्क भी रूसी हमले में पूरी तरह बर्बाद हो गए। वहां बने झूले टूट गए, इमारतें मलबे में तब्दील हो गई। न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। कीव से लगभग 80 किलोमीटर दूर एक गांव में हम जब पहुंचे तो देखा कि किंडरगार्टन को रूस की सेनाओं ने पूरी तरह तबाह कर दिया। इस वक्त मैं उसी किंडरगार्टन के अहाते में हूं। आप जरा तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, पूरी तरह से टूट गई हैं और अब यहाँ राहत बचाव का कार्य शुरू हो रहा है। अभी पहले व्यक्ति मुझे मिले हैं जो यहाँ पर राहत और बचाव के काम के लिए आए हैं, लेकिन एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखा दूं। जरा देखिए, ये किंडरगार्टन है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाने से पहले यहाँ पर पढ़ते हैं, खेलते हैं, सीखते हैं। और दूसरी तरफ भी अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो देखिए वहाँ पर टोटल बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और ये बच्चों से संबंधित बिल्डिंग थी। यहाँ पर यूक्रेन का कोई सैनिक नहीं था, न ही कोई साजो सामान रखा था, न ही कोई यहाँ पर कोई इस तरह का इंस्टॉलेशन था। लेकिन जो गोले हैं यहाँ पर देखिए और जो अटैक हुआ है उसके निशान अभी भी हैं। हमारे साथ यहाँ के एक लोकल हैं। What has happened here? Can you tell me what has happened here? It was fly attack by some Russian flying. It was flying attack, and they had destroyed everything. As you know, they know military. So मैं आपको एक बार फिर तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई सैनिक नहीं रह रहा था, कोई सैनिक अड्डा नहीं था। ये इसको क्यों तबाह कर दिया? ये तो बच्चे थे, छोटे खेलते थे, यहाँ पर सीखते थे। देखिए यहाँ पर ये जो बच्चों के खेलने की और सीखने की जगह थी, कि देखिए ये स्ट्रक्चर है छोटा सा जिसमें दोनों तरफ बच्चे बैठते थे और एक ड्राइविंग सीट भी इस पे है। तो इसके पीछे भी मैंने देखा कि वहाँ पर भी छोटी छोटी हट बना करके और बच्चों के खेलने का इंतज़ाम था यहाँ पर, लेकिन सब कुछ टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है। तो जहाँ से बच्चे देश का भविष्य लिखते हैं, जहाँ बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हैं, अगर उस जगह पर इस तरह का अटैक हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि न सिर्फ एक पीढ़ी डर और खौफ के साए में रहती है। जब वो अपने बच्चे ये स्कूल देखेंगे, किंडरगार्टन देखेंगे, जहाँ जहाँ डिस्ट्रॉय किया है रूस की सेना ने, तो उनके मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और आगे किस तरह की छवि इस दुनिया की, इस समाज की लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, ये जरूर सोचने की और चिंता करने की बात है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के एलूर में बड़ा हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। 6 लोगों की झुलसकर मौत हुई है, 12 लोग घायल हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर एलुरु में ये हादसा हुआ है। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लगने से इसमें 6 लोगों की झुलसकर मौत हो गई है, जबकि 12 लोग घायल हैं। ये हादसा कैसे हुआ, केमिकल फैक्ट्री में आग कैसे लगी, ये जांच का विषय है। लेकिन जो शुरुआती जानकारी मिल रही है कि इसमें कई लोगों की झुलसकर मौत हुई है। 6 लोग बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, काफी भीषण आग है।
इस वक्त दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, प्रशासनिक अमला भी मौके पर मौजूद है। प्राथमिकता यही है कि आग पर काबू पाया जाए, जो लोग अभी भी फंसे हुए हैं उनको बचाया जाए। तो ये दुखद खबर आंध्र प्रदेश के एलुरु से सामने आ रही है। यहाँ पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग जाने से 6 लोगों की इसमें झुलसकर मौत हो गई है। आग काफी ज्यादा भीषण है, आग पर काबू पाना इस वक्त प्राथमिकता है और ये जानकारी मिली है कि 12 लोग इसमें घायल हुए हैं। आग कैसे लगी, क्या जब आग लगी उस वक्त फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जांच होने के बाद मिल पाएंगे। इस बीच श्रीलंका ने दुनिया के तमाम देशों को $51 बिलियन कर्ज का भुगतान करने से मना कर दिया है। साफ कह दिया है कि वो कर्जा देने की स्थिति में नहीं है कि अभी ये कर्जा लौटा पाए। $51 बिलियन का ये कर्जा अलग अलग देशों का है जो श्रीलंका ने अलग अलग वक्त पर लिया हुआ है। भारतीय रुपए में ये रकम करीब 4 लाख करोड़ की है। श्रीलंका ने कर्जदारों को कहा है कि वो चाहे तो इस रकम पर ब्याज जोड़कर कुछ वक्त इंतजार कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये भी है कि श्रीलंका के रुपए में इस रकम का भुगतान करने के लिए भी वो तैयार है। विदेशी कर्ज आमतौर पर डॉलर में ही लिया जाता है और उसका भुगतान भी डॉलर में ही करने की शर्त होती है, लेकिन श्रीलंका के पास विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर इतने कम बचे हैं कि उसके सामने तेल और अनाज जैसी जरूरी चीजें भी खरीदने का संकट है। हालत यह है कि अगर श्रीलंका ने बचे हुए विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल अपने कर्ज के भुगतान के लिए कर लिया तो वहां की जनता के सामने भूख से मरने की नौबत आ सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट गई है, तो वहीं कुछ इलाकों में रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हुई है। खार्किव के मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए हैं। इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 50 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। इस जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही है, रूस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के समय रूस ने अपने 500 से ज्यादा टैंक खो दिए। इनमें 257 टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गए, 9 टैंक क्षतिग्रस्त हुए हैं। लड़ाई के बीच रूस ने 40 टैंकों को छोड़ दिया, जबकि बताया गया कि यूक्रेन ने रूस के 200 टैंकों पर कब्जा कर लिया। Сама колонна ушла. रूस यूक्रेन जंग के 50 दिन हो चुके हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से हथियार देने की अपील की है। दूसरे देशों से हथियार, बख्तरबंद वाहन, एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान देने की अपील की है। रूस से मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की ने जल्द सैन्य सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बूचा और मारिउपोल जैसी घटनाओं को हथियारों के बल पर ही रोका जा सकता है। The images of Bucha and Mariupol have demonstrated real Russians' intentions to the whole world. It could only be stopped by force of arms. It must be done now. Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की है। Потрібне нафтове ембарго і чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину. यूक्रेन को कई देशों से सैन्य समर्थन और हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं यूक्रेन की सेना हॉवित्जर तोपों का वीडियो जारी किया है, जिसमें वो हॉवित्जर तोपों का टेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ये माना जा रहा है कि नए तोपों की खेप चेक रिपब्लिक ने भेजी है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी हॉवित्जर यूक्रेन की सेना को मिली है। रूसी सेना पर यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंकों को अपने कब्जे में लिया है या फिर तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक सैनिक रूसी टैंक को अपने कब्जे में लेता हुआ दिख रहा है।
उन्होंने भी यह कसम खा ली थी कि यूक्रेन किसी भी सूरत में रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही अपने देश के किसी भी हिस्से को रूस सेना को सौंपेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चुकानी पड़े। अपने बयान में ज़ेलेंस्की ने पुतिन की हुंकार का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि ना तो पुतिन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार हैं और ना ही ज़ेलेंस्की घुटने टेकने के लिए राजी। 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बुचा और बोरोद्वांका में हुए नरसंहार ने तो पूरी दुनिया तक को हिला दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही। रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, Mi-24 और Mi-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए जंगी हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और टारगेट लॉक होते ही लेजर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। यह हमला यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को टारगेट कर किया गया था, जिसमें यूक्रेन के कई होवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया गया तोपों के जरिए दागे गए गोलों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमले वाली जगह से दूर जाते भी दिखे। हालांकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी हमले का जवाब भी दिया गया। जमीन पर हुई सीधी लड़ाई में कई जगह रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि हवाई हमले का रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं, जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद ज़ेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन 50 दिनों से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को दी धमकी। कहा रूसी इलाकों पर हमले से बाज नहीं आए तो कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर होगा फाइनल अटैक। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की दुनिया से हथियार देने की अपील। अमेरिका ने करीब 6000 करोड़ की अतिरिक्त सुरक्षा सहायता देने का ऐलान किया। Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems.
यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचा न्यूज 18। रूस के हमले में सामने आई तबाही की तस्वीरें, स्कूल की इमारतें, बच्चों की खेलने के लिए बने पार्क समेत सब कुछ दिखा बर्बाद। तस्वीर देखिए कि यहाँ पर जो बच्चों का झूला है या बच्चों के खेलने के लिए जो कुछ भी सुविधाएं थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन पर बने प्रधानमंत्री संग्रहालय का आज उद्घाटन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। म्यूजियम में सहेज कर रखी जाएंगी देश के सभी पूर्व पीएम से जुड़ी यादें। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में कश्मीरी हिंदू की मौत, आतंकवादियों ने कुलगाम में हिंदू ड्राइवर सतीश कुमार सिंह की गोली मारकर की हत्या। देवघर में रेस्क्यू करने वाले जवानों की पीएम मोदी ने की सराहना। रोपवे पर फंसे लोगों को बचाने वाले जवानों से कहा, देश को बहादुर जवानों पर गर्व। पूरे देश ने आपके साहस को सराहा है। गुजरात के आणंद में रामनवमी के दिन हुई हिंसा के पीछे साजिश की न्यूज 18 की खबर पर लगाई पुलिस ने मोहर। जांच में 3 मौलवी समेत 5 लोगों पर साजिश के तहत हिंसा भड़काने का आरोप। इन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती, आज देश भर में कई कार्यक्रम। मुंबई में काटा गया 131 किलो का केक। मां नीतू और बहन रिधिमा के मुताबिक रणबीर आज 7 फेरे लेने के बाद आलिया के साथ शादी के बंधन में बंध जाएंगे। शादी से पहले हुई मेहंदी की रस्म, इसमें शामिल हुए सितारे अमिताभ बच्चन ने भी दी बधाई। के साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैची दिखाई दी। बाद में पुतिन ने जिरोनोवस्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में भी नजर आए थे। पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं, यूक्रेन का युद्ध भी नहीं थमेगा और रूस जंग का अपना मकसद भी हासिल करके रहेगा। पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन पुतिन ने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया है कि यूक्रेन की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा था और इसीलिए रूस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी में जंग का रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने के जो दावे कर रहे हैं, पुतिन ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया। पुतिन ने 2 टूक कहा कि प्रतिबंधों से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं हटे तो बाकी दुनिया जरूर भूखी मरेगी। पुतिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के आगे टिकी रही, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंध उसी को भस्म कर देंगे, क्योंकि इससे खाद जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी, जिससे अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा और खाने का संकट पैदा हो जाएगा। इतना नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पश्चिमी देश बुरी तरह हिल जाएंगे और तो और यूरोप में शरणार्थियों का बड़ा संकट भी पैदा होगा। लेकिन पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब होने के दावे ठोककर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन यूक्रेन की जंग रूस के प्लान के हिसाब से ही जा रही है। पुतिन ने ये सनसनीखेज दावे तब किए जब वो पूर्वी रूस के एक स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स के दौरे पर थे। ये पहली बार है जब यूक्रेन से लड़ाई छिड़ने के बाद वो मॉस्को से बाहर निकले। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चर्निव के एक इलाके में रूसी सैनिकों ने गलती से अपने ही काफिले की गाड़ियों को उड़ा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वी निशान वाले टैंक का काफिला शहर में घुसने की कोशिश करता दिखा। सड़क पर कुछ हथियारबंद सैनिक भी दौड़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी चर्निव के एक इलाके से गुजरी, तभी एक टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, इसके बाद कई और टैंक में भी जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने गलती से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने की बजाय अपने ही टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। जलते टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दिखाकर ये बताया गया कि रूस ने अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रूसी सेना ने उड़ाया, उनमें उसके 8 सैनिकों की जान चली गई। वहीं कई घायल भी हुए हैं। दावा है कि रूसी फौज ने गलती से अपने 14 टैंक भी उड़ा दिए।
उधर रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के बाद अब जर्मनी से एक ट्रेन बड़ी तादाद में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पोलैंड पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जर्मनी के इस रुख से कई देश हैरान भी हैं, क्योंकि रूस के साथ जर्मनी की नजदीकी या उसका नरम रुख दुनिया के तमाम मुल्कों से छुपा हुआ नहीं रहा। बताया गया कि पोलैंड के रास्ते इन सभी हथियारों को यूक्रेन के लिए जल्द ही रवाना कर दिया जाएगा। जर्मनी की इन तोपों और गाड़ियों के पहुंचने से यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ेगी और जंग में वो रूस को कड़ी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि ये कोई मामूली टैंक नहीं है बल्कि होवित्जर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों का काल है और दुनिया के शान। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की तबाही के लिए डेडलाइन तय कर दी है, यानी अगर पुतिन को 10 मई तक जंग में जीत नहीं मिली तो वो यूक्रेन को पूरी तरह तबाह कर देंगे। और ये दावा किया है खुद यूक्रेन की सेना ने। उसने रूसी सेना के एक और सैनिक की बातचीत को इंटरसेप्ट करने का दावा किया और बताया कि वो सैनिक पुतिन की 10 मई वाली डेडलाइन के बारे में अपनी पत्नी को बता रहा था। यूक्रेन के मुताबिक रूस के सैनिक ने अपनी पत्नी से कहा कि पुतिन ने ऐसे निर्देश दिए हैं कि अगर रूस 10 मई तक कुछ नहीं कर पाया तो सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, то все нахуй с землей сравниваем, блядь. Ну, я типа, знаешь, это глобальные меры, блядь. А там едешь, и тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой класс есть, что рубежная вроде. इस बीच अमेरिका ने जंग में यूक्रेन की मदद के लिए फिर हथियारों का जखीरा भेजने का ऐलान कर दिया। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $800 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 6000 करोड़ से ज्यादा के पैकेज का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिका के कई आधुनिक हथियार और लड़ाकू हेलीकॉप्टर की खेप यूक्रेन भेजी जाएगी। जंग में यूक्रेन के साथ खड़े अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस अब और भी घातक हमले करने की तैयारी में जुटा है। यूक्रेन के लिए हथियारों की मदद करने के ऐलान से पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद जेलेंस्की से फोन पर बात की। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन की सेना जंग के 50 दिन बीत जाने के बाद अब यूक्रेन के पूर्व में डोनबास प्रांत में और भी भीषण हमला करने जा रही है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने यूक्रेन को और भी आधुनिक और ज्यादा मारक हथियारों की मदद देने का फैसला किया है, जिसमें इस बार अमेरिका यूक्रेन के लिए 11 Mi-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर भेजेगा। इसके साथ ही 18 होवित्जर तोप भी यूक्रेन की सेना की मदद के लिए भेजी जाएंगी, जबकि 300 आत्मघाती स्विच ब्लेड ड्रोन भी यूक्रेन को दिए जाएंगे, जो रूसी टैंकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। यही नहीं, बेहद हल्की और मारक 500 जैवलिन मिसाइल भी रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन भेज रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना, चेचन लड़ाकों और यूक्रेन के विद्रोहियों की तिकड़ी का मुकाबला कर पाएंगे। यूक्रेन को हथियारों की बड़ी मदद देने के ऐलान के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यह दावा भी किया कि रूस के खिलाफ इस जंग में वो आगे भी जेलेंस्की की हर तरह की मदद करते रहेंगे, जिसके बाद जेलेंस्की ने भी उनका आभार जताया। Говорив сьогодні з президентом Сполучених Штатів Америки Байденом. बताया गया कि इस बार यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में कुछ ऐसे हथियार भी शामिल हैं, जिसे देने से अमेरिका ने पहले इनकार कर दिया था और ये डर जताया था कि ऐसा करने से रूस के साथ उसका टकराव और बढ़ जाएगा। लेकिन अब अमेरिका ने वो हथियार भी यूक्रेन को देने का फैसला किया है, क्योंकि उसने हमले से पहले भी रूस को ऐसा नहीं करने की चेतावनी दी थी, लेकिन रूस ने उसे नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमला बोल दिया था। इसके बाद अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए खड़ा हुआ और उसने पहले भी वहां हथियारों की बड़ी खेप भेजी थी, जिसमें 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें शामिल थी, जबकि 5000 एंटी टैंक मिसाइल जेवलिन भी यूक्रेन भेजी गई थी। यही नहीं, 7000 दूसरे एंटी टैंक हथियारों की भी मदद दी गई थी। इसके साथ ही 7000 राइफल और 50 लाख गोलियां भी यूक्रेन की सेना को दी गई थी।
खबर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सबसे वफादार और चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने अपने 300 लड़ाकों को कीव की तरफ रवाना कर दिया है। कादिरोव के वो लड़ाके हैं जो दुनिया भर में अपनी बर्बरता के लिए पहचाने जाते हैं। क्रूर, कसाई, जल्लाद जैसे शब्द इनके लिए छोटे हैं, जिसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन के शहर पर कहर टूटने वाला है। हालांकि पहले से ही कादिरोव के लड़ाके रूस की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन की सेना को धूल चटाने में जुटे हुए हैं। यूक्रेन से लाइव अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अपडेट्स क्या आ रहे हैं इन पूरे लड़ाकों को लेकर? क्या तैयारी है रूस और चेचन लड़ाकों की? जी प्रीति, कादिरोव के लड़ाकों के बारे में कहा जाता है कि बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ही बर्बर तरीके से लोगों की हत्या करते हैं और इसलिए चूंकि ये लोग पहले से यूक्रेन में मौजूद हैं, मारियुपोल में तबाही मचा रहे हैं, लोगों की बर्बरता से हत्या कर रहे हैं और एक और टोली जो यूक्रेन की तरफ रवाना हुई है उससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है और इस बात की इम्कान है, इस बात की आशंका बढ़ गई है कि यूक्रेन के अन्य शहरों में भी कादिरोव के लड़ाके आकर के बर्बर हत्याओं को अंजाम दे सकते हैं। और अब चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से इन 300 लड़ाकों के कीव कूच करने के बाद से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यूक्रेन में पहले से भी ज्यादा खून खराबा मचने वाला है। 2 दिन पहले ही कादिरोव ने एक वीडियो जारी करके धमकी दी थी कि जल्द ही रूस कीव समेत यूक्रेन के कई पूर्वी हिस्सों पर कब्जा कर लेगा, जिसका मतलब ये कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और तबाही मचेगी। अपनी चेतावनी में कादिरोव ने यह भी कहा था कि जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए चेचन लड़ाके और रूसी सेना मिलकर यूक्रेन की सेना पर पूरी ताकत से प्रहार करेंगे। हालांकि इससे पहले भी चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन के पूर्वी छोर पर मौजूद मारियुपोल शहर पर कब्जे के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। शहर को जीतने के लिए कादिरोव ने अपने लड़ाकों को खुली छूट दे दी थी। ये साफ कर दिया था कि कैसे भी हमला करो, कितनी भी तबाही मचाओ, इसकी परवाह नहीं, सिर्फ मारियुपोल रूस के हाथों में होना चाहिए। अपने कमांडर का आदेश मिलते ही चेचन लड़ाकों ने रूसी सेना के साथ वहां इतनी तबाही मचाई कि पूरा शहर ही जैसे शमशान में तब्दील हो गया। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर दिखा। उन्होंने रूसी सेना के साथ यूक्रेन के सैनिकों पर इतना जोरदार हमला बोला कि उनके पैर जमीन से उखड़ गए। करीब 1 महीने तक चली जंग के बाद रूसी सेना और चेचन लड़ाकों की तरफ से दावा किया गया कि उन्होंने मारियुपोल के एक बड़े इलाके से यूक्रेन की सेना को खदेड़ दिया। जबकि शहर के भीतर कादिरोव के लड़ाकों और यूक्रेन के सैनिकों के बीच भीषण जंग चलती रही। मतलब ये कि लाखों कोशिशों के बाद भी मारियुपोल पर रूस का कब्जा नहीं हो सका। लेकिन अब पुतिन और कादिरोव ने मिलकर यूक्रेन को जीतने का, या यूं कहें कि यूक्रेन में तबाही मचाने का एक नया प्लान तैयार किया है। यही नहीं, तबाही के इस प्लान को अंजाम देने के लिए कादिरोव के 300 लड़ाके चेचन्या की राजधानी ग्रोजनी से यूक्रेन की तरफ कूच भी कर गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें यूक्रेन रवाना होने से पहले चेचन लड़ाके हथियार और दूसरे सामान के साथ खड़े दिखाई दिए। उनके पीछे सफेद रंग की कई बसें भी खड़ी नजर आईं, जिन पर रूसी हमले का प्रतीक बन चुके Z का निशान बना था। इसके बाद यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए जाने वाले लड़ाकों का लाउडस्पीकर की मदद से एक एक कर नाम पुकारा गया। जिसका भी नाम बोला जाता वो लड़ाका अपना हाथ ऊपर उठाकर अपनी मौजूदगी दर्ज करता दिखा। बाद में सभी लड़ाके यूक्रेन जाने के लिए बसों में सवार हो गए और थोड़ी ही देर बाद उनकी बसों का काफिला तेजी से यूक्रेन की तरफ बढ़ने लगा। उधर यूक्रेन के सैनिकों के गुप्त ठिकानों पर चेचन कमांडर रमजान कादिरोव का कब्जा बढ़ता जा रहा है। मारियुपोल में जारी भीषण जंग के बीच दावा है कि यूक्रेन की सेना कई जगहों से पीछे हट रही है। और इस दावे को पुख्ता करने के लिए रमजान कादिरोव ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें चेचन लड़ाके यूक्रेन के सैनिकों के एक गुप्त ठिकाने पर कब्जा करते दिखाई दिए, जहां संकरे रास्तों से होते हुए एक के बाद एक कई कमरे नजर आए। उन कमरों में कहीं यूक्रेन के सैनिकों के हथियार मिले तो कहीं उनका खाने पीने और रहने का सामान। सामने आई तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा कि यूक्रेन के सैनिक वहां कई दिनों से डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि मारियुपोल पर कब्जा करने के लिए पिछले कई दिनों से रूस और यूक्रेन की सेना आमने सामने है। वहीं रूस ने अपनी सेना के साथ वहां चेचन लड़ाकों को भी उतार दिया ताकि यूक्रेन के सैनिकों को जवाब देने का मौका न मिल सके। दावा है कि इसी तरह पुतिन के वफादार चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन के कई दूसरे गुप्त ठिकानों को अपने कब्जे में ले लिया।
50 दिन से जारी जंग के बीच रूस ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकी दी है। रूस की सेना ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा कि अगर यूक्रेन रूस में घुसकर हमला करते रहेगा तो उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव में प्रशासनिक इमारतों पर हमले करेगी। रूस ने यूक्रेन के सैनिकों को रूसी इलाकों में घुसकर तोड़फोड़ और हमले करने का आरोप लगाया है। Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская армия до сих пор воздерживалась. तो वहीं रूस की हवाई ताकत से यूक्रेन बेदम हो गया, क्योंकि रूसी सेना ने ताबड़तोड़ हवाई हमलों के लिए अपने सबसे घातक KA-42, Mi-24 और Mi-28N हेलीकॉप्टरों को एक साथ जंग के मैदान में उतार दिया। और इन हमलों की तस्वीरें जारी कर रूस ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए। हालांकि ये हमले किस जगह किए गए वो उसने नहीं बताया, लेकिन हवाई हमलों की जो तस्वीर सामने आई उनमें रूस के अटैक हेलीकॉप्टर एक एयरबेस से उड़ान भरते दिखाई दिए। इन हेलीकॉप्टरों के जरिए रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम और कई बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया, जिसके लिए जंगी हेलीकॉप्टरों को उड़ा रहे पायलट हवा से ही अपने टारगेट को निशाना बनाते दिखे और टारगेट लॉक होते ही लेजर गाइडेड मिसाइलों की बरसात शुरू कर दी गई। हेलीकॉप्टर से दागी गई इन मिसाइलों ने पलक झपकते ही जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सेना के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। तय वक्त में अपने मिशन को अंजाम देने के बाद रूस के इन घातक हेलीकॉप्टरों ने एयरबेस पर सुरक्षित लैंडिंग की। यूक्रेन की मदद के लिए अब कई देश खुलकर सामने आने लगे हैं। नेटो देशों के 4 राष्ट्रपति अभी कीव दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। इन 4 देशों में पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेस डूडा और 3 बाल्टिक देशों लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं। इन देशों ने यूक्रेन को राजनीतिक और सैन्य सहायता देने की बात कही। पोलैंड के राष्ट्रपति ने रूस पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर कोई सैनिक किसी देश के नागरिकों को मारता है तो ये युद्ध नहीं बल्कि आतंकवाद है। अभी हाल ही में ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कीव का दौरा किया था। अब पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के राष्ट्रपति कीव दौरे पर हैं। उधर यूक्रेन के कई टैंकों और हथियारों को एक इलाके में रूसी सेना ने तबाह कर दिया। रूस ने एक लड़ाई का ड्रोन से लिया गया एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें जंग के मैदान में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखाई दिए। इसके बाद वहां से रोशनी के साथ धुएं का गुबार आसमान की तरफ उठता दिखा। यह हमला यूक्रेन के एक सैन्य ठिकाने को टारगेट कर किया गया था, जिसमें यूक्रेन के कई होवित्जर तोप और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हो गईं। बताया गया तोपों के जरिए दागे गए गोलों की वजह से यूक्रेन के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला और वो लोग अपनी जान बचाने के लिए हमले वाली जगह से दूर जाते भी दिखे। हालांकि यूक्रेन के दूसरे इलाकों में रूसी हमले का जवाब भी दिया गया। जमीन पर हुई सीधी लड़ाई में कई जगह रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा। हालांकि हवाई हमले का रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। उधर मारिउपोल को बचाने की जंग लड़ रही यूक्रेन की सेना पर 3 तरफ से मार पड़ रही है। युद्ध के 50 दिन हो जाने के बाद भी अब तक यूक्रेन के सैनिकों ने इस शहर पर रूस का कब्जा नहीं होने दिया, जबकि रूस की सेना ने चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर जंग की शुरुआत से ही मारिउपोल में यूक्रेन के सैनिकों पर ताबड़तोड़ हमले बोले। रूसी मिसाइलों ने शहर के किसी भी हिस्से को साबुत नहीं छोड़ा, पूरे के पूरे शहर को खंडर में बदल दिया। शहर के मेयर ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के हमलों ने शहर के 10,000 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली। लेकिन फिर भी यूक्रेन के सैनिक मारिउपोल को बचाने के लिए डटे रहे। हालांकि जंग के कुछ दिनों बाद से ही उन्होंने एक और दुश्मन का सामना किया और ये थे रूस का समर्थन करने वाले यूक्रेन के विद्रोही, जिन्होंने अब मारिउपोल में आखिरी जंग की तैयारी शुरू कर दी। और यूक्रेन के ये विद्रोही उसके पूर्वी हिस्से के डोनेस्क प्रांत से रूसी सेना और चेचन लड़ाकों का साथ देने आए हुए थे, जिसके बाद यूक्रेन के सैनिकों पर ट्रिपल अटैक शुरू कर दिया गया। मारिउपोल के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमाने के बाद अब यूक्रेन के विद्रोही बचे हुए इलाकों पर कंट्रोल करने के लिए आखिरी हमला करने की तैयारी करते नजर आए। इसके लिए उन्होंने तोप से गोले दागकर उनकी जांच की। टैंकों को पूरी ताकत के साथ मारिउपोल की सड़कों पर दौड़ाया, मशीन गन से हमले के लिए गोलियों को तैयार किया। साफ है कि मारिउपोल के बचे हुए हिस्से पर कब्जे के लिए रूस की सेना, चेचन लड़ाके और अलगाववादियों ने फाइनल फाइट की तैयारी शुरू कर दी।
वहीं जंग में रूस के सामने यूक्रेन के सैनिक ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। रूस का दावा है कि इस बार यूक्रेन के जवानों ने मारिउपोल इलाके में सरेंडर किया। और इसी से जुड़े एक वीडियो में कई जवान हाथ ऊपर करते हुए आगे बढ़ते नजर आए। कहा गया कि ये यूक्रेन के सैनिक हैं जिन्होंने जंग में अपने हथियार डाल दिए। सरेंडर करने के बाद जेलेंस्की के जवान वहां खड़ी एक बस में बैठते नजर आए, फिर उन्हें वहां से दूसरी जगह भेज दिया गया। इसके अलावा वहां यूक्रेन के कुछ घायल जवान भी दिखे, जिन्हें रूसी सैनिक एक टूटी इमारत से स्ट्रेचर और कंधे पर उठाकर बाहर ले आए। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि इस इलाके में अब तक 1000 से ज्यादा यूक्रेन के जवान सरेंडर कर चुके हैं। इनमें 162 अधिकारी और 47 महिला जवान शामिल हैं। इस बीच यूक्रेन ने जेवलिन मिसाइल से हमला करके रूस के एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को तबाह करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूस के खिलाफ इस जंग में बेहद मारक हथियार माना जा रहा है, क्योंकि ये यूक्रेन के साथ जंग में रूस को तगड़ी चोट पहुंचा रही है। और यूक्रेन ने इसी मिसाइल से रूस के BM-21 ग्रेड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ध्वस्त करने का दावा किया। जेवलिन मिसाइल को रूसी टैंकों का काल भी कहा जा रहा है। वजन में बेहद हल्की इस एंटी टैंक मिसाइल को कहीं भी ले जाना आसान होता है। साथ ही हल्की होने की वजह से एक सैनिक इसे कंधे पर रखकर आसानी से चला सकता है। और ऐसा ही यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में दिखाई दिया। वहां एक सैनिक कंधे पर रखकर जेवलिन मिसाइल दागता नजर आया और ट्रिगर दबते ही मिसाइल तेजी से कई किलोमीटर दूर निशाने की तरफ उड़ गई। इसके बाद जहां वो मिसाइल गिरी वहां से धुआं उठता नजर आया, जबकि एक सैनिक ने रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को ढेर कर देने पर खुशी जताई। उधर मारिउपोल पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दावा है कि चेचन लड़ाकों की मदद से पुतिन के सैनिकों ने मारिउपोल के ज्यादातर इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। और जो बाकी बचे हिस्से हैं उनके लिए जंग जारी है। रूस जल्द से जल्द मारिउपोल पर पूरी तरह अपना कंट्रोल चाहता है, जिसके लिए उन इलाकों में बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गईं, जहां यूक्रेन के सैनिकों ने अभी तक हार नहीं मानी है। यानी मारिउपोल के उन जगहों पर जहां भीषण युद्ध जारी है, वहां रूसी सेना अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है, ताकि बमों और मिसाइलों के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन की सेना घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में रूसी सैनिक एक इलाके में पहुंचकर जंग की तैयारी करते दिखाई दिए। वो अपने टैंकों में भारी मात्रा में गोला बारूद भरते नजर आए। उन सभी टैंकों पर Z के निशान दिखे, जो रूस की सेना जंग की शुरुआत से ही इस्तेमाल करती आ रही है। हालांकि वो इलाका पहले से ही बमबारी में तबाह दिखा। इसी तरह के हालात मारिउपोल के दूसरे इलाकों में भी हैं, जहां अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। इस बीच यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के एक आधुनिक BMP-3 टैंक पर कब्जा करने का दावा किया। यूक्रेन की सेना की तरफ से सबूत के तौर पर इसका वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन के कुछ सैनिक रूस के टैंक के पास दिखाई दिए। एक सैनिक तो टैंक के ऊपर चढ़ा नजर आया। इसके बाद वो टैंक के अंदर से रूसी सेना की वर्दी, उनके बैग, हथियार समेत कई दूसरी चीजें निकालकर बाहर सड़क पर फेंकता दिखाई दिया। जबकि यूक्रेन का एक सैनिक सड़क पर बैठकर एक रूसी सैनिक की वर्दी में लगी गोलियों से भरी मैगजीन निकालता नजर आया। एक के बाद एक उसने कई मैगजीन निकाली और फिर उन्हें एक बैग में रख दिया। यूक्रेन ने इसे अपने सैनिकों की एक बड़ी कामयाबी बताया, क्योंकि लेजर गाइडेड मिसाइल और मशीन गन से लैस रूस के ये बेहद आधुनिक टैंक पल भर में दुश्मन को तबाह करने की क्षमता रखते हैं। इस बीच राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दुनिया को रूस की ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर परमाणु अटैक वाली न्यूक्लियर अटैची के साथ दिखाई दिए और इस दौरान उनके साथ बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको भी मौजूद थे। और ये दूसरा मौका है जब पुतिन परमाणु अटैची के साथ दिखाई दिए। वो बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको के साथ हेलीकॉप्टर से रूस के पूर्वी किनारे पर मौजूद बस्सोचनी में बने स्पेस सेंटर पहुंचे थे। स्पेस स्टेशन पहुंचने के बाद जैसे ही दोनों नेता हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, रूस का एक अधिकारी पहले से ही परमाणु अटैची के साथ वहां खड़ा दिखाई दिया। बाद में दोनों नेता स्पेस स्टेशन की तैयारियों को परखने के लिए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुतिन की दाईं तरफ रूस का वो अधिकारी उस न्यूक्लियर अटैची के साथ चलता नजर आया, जिसे देखकर ये मतलब निकाला जा रहा है कि आने वाले दिनों में पुतिन कभी भी यूक्रेन पर परमाणु हमले का आदेश दे सकते हैं। कई बार पश्चिमी मीडिया भी ये दावा कर चुकी है कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। हालांकि अभी तक इसकी नौबत नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पुतिन लगातार परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर दिखाई दे रहे हैं, उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि परमाणु युद्ध कभी भी छिड़ सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगेगी।
कुछ रोज पहले भी पुतिन मॉस्को में परमाणु अटैक वाली अटैची लेकर एक श्रद्धांजलि सभा में पहुंच गए थे। और ये श्रद्धांजलि सभा रूस के एक बड़े राजनेता वोलोदिमीर ज़िरोनोवस्की की थी। ये वही नेता हैं जिन्होंने यूक्रेन पर रूसी हमले की तारीख पहले ही बता दी थी, जिसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनसे नाराज तक हो गए थे। हालांकि बाद में 75 साल के ज़िरोनोवस्की की कोरोना से मौत हो गई, लेकिन इसके बाद भी पुतिन उनकी श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे। इस दौरान उनके हाथों में गुलदस्ता दिखा, लेकिन उनके साथ चल रहे एक अधिकारी के पास परमाणु अटैची दिखाई दी। बाद में पुतिन ने ज़िरोनोवस्की के पार्थिव शरीर के पास गुलदस्ता रखा और फिर उन्हें झुककर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुतिन थोड़े भावुक और तनाव में भी नजर आए थे। And the arrival of Honorable President of India, Shri Ram Nath Kovind. तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस मौके पर उनके साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद हैं, बीजेपी के तमाम नेता भी मौजूद हैं। आज उनकी बाबा साहब अंबेडकर की 131वीं जयंती है। पीएम मोदी ने पहले उनको ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी थी और अब यहां पर वो पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता भी इस वक्त मौजूद हैं। और ये आप देखिए आगे बढ़ते हुए उनका पूरा काफिला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिनकी जयंती पर कई कार्यक्रमों का देश भर में आयोजन होता है। मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ था साल 1891 में और इस वक्त संसद भवन के प्रांगण में कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित हैं। उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को आप देख सकते हैं, पुष्प मोदी जिन्होंने अभी भी मास्क लगाया हुआ है। भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न से नवाजा गया, उनके जीवन हमेशा से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। किस तरीके से उन्होंने भारत को मजबूत बनाने में, भारत को यहां तक पहुंचाने में, देश के आधुनिकीकरण में उनका योगदान कभी नहीं भुलाया जा सकता है। और जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आज की पीढ़ी है, उनको उनके संदेशों के बारे में, उनके योगदान के बारे में बताने के लिए देश भर में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग इलाकों में अनेक कार्यक्रम होते हैं। आज 132वीं जयंती है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की। इस बीच यूक्रेन के बोरोदियाका से रूसी हमले के बाद की कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें शहर के ज्यादातर हिस्से पूरी तरह तबाह दिखे और दोनों तरफ टूटी इमारतें और उनका मलबा नजर आया। ड्रोन से सामने आई तस्वीरों में शहर के कई इलाके खंडहर में तब्दील दिखे। बोरोदियांका में रूसी हमले कितने जोरदार रहे होंगे, इसका अंदाजा बर्बाद इमारतों को देखकर लगाया जा सकता है। शायद ही शहर की कोई इमारत रही हो जिस पर बमबारी का निशान दिखाई न दिया हो। एक बड़ी इमारत तो बीच से टूटी दिखी और उसका मलबा चारों तरफ बिखरा नजर आया। यही नहीं, उसी के ठीक बगल की दूसरी बिल्डिंग भी हमले के बाद झुक गई। वहीं रूसी हमले के डर से शहर छोड़कर गए लोग वापस अपने घर लौटते दिखाई दिए, जिसके बाद तबाह इमारतों का मलबा हटाने का काम भी शुरू हुआ। कुछ हिस्सों में क्रेन की मदद से मलबा हटाया गया, जबकि कई जगह लोग राहत बचाव दल के साथ मिलकर सफाई करते नजर आए। वहीं वीडियो के आखिरी हिस्से में कुछ सैनिक इलाके में अधिकारियों के साथ गश्त करते भी दिखाई दिए। ब्रेकिंग न्यूज, पुतिन ने पश्चिमी देशों को बहुत बड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अमेरिका और उसके साथियों की यूक्रेन जंग से दूर रहने में ही भलाई है। अगर वो यूक्रेन में कूदे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। इतना ही नहीं, पुतिन ने जंग छिड़ने का ठीकरा अमेरिका पर ही फोड़ दिया है और आरोप लगाया है कि अमेरिका यूक्रेन को रूस के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। पुतिन रूस पर लगे प्रतिबंधों से भी बेपरवाह नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि रूस जैसे बड़े देश को दुनिया से अलग थलग करना मुमकिन ही नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने यूरोप में शरणार्थियों की बाढ़ लाने की धमकी भी दी है। अरुण सिंह कीव से लाइव जुड़ रहे हैं। अरुण, इस धमकी का आने वाले दिनों में कैसा असर होगा दूसरे देशों पर? जी प्रीति, पुतिन ने अमेरिका और उसके मित्र देशों को सीधे सीधे धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि अमेरिका और उसके मित्र देश अगर हीरो बनने की कोशिश करेंगे यूक्रेन में तो उसका अंजाम बेहद बुरा होगा। पुतिन ये आरोप लगातार लगाते रहे और अब तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन में जो कुछ भी हो रहा है या यूक्रेन जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे
अमेरिका का हाथ है। अमेरिका की शह पे ही यूक्रेन इतना आगे बढ़ा था और वो धमकी पर उतर आए हैं। सीधे सीधे अमेरिका और पश्चिमी देशों से कहा है उन्होंने कि यूक्रेन में और ज्यादा सक्रियता अगर वो दिखाएंगे तो शायद उनके लिए बुरा होगा। और साथ ही साथ अमेरिका का जवाब देते हुए पुतिन ने यह भी कहा है कि वो यानी अमेरिका या उसके मित्र देश चाहे जितनी भी कोशिश कर लें वो रूस का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब पुतिन ने अपने तेवर दिखा दिए। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि रूस अपने कदम पीछे खींचने वाला नहीं, यूक्रेन का युद्ध भी नहीं थमेगा और रूस जंग का अपना मकसद भी हासिल करके रहेगा। पुतिन ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को सीधी धमकी दी है कि अगर उन्होंने यूक्रेन में रूस का खेल बिगाड़ने की कोशिश की तो वो बचेंगे नहीं। लेकिन पुतिन ने सबसे बड़ा आरोप तो ये लगाया है कि यूक्रेन की जंग के लिए अमेरिका जिम्मेदार है, क्योंकि अमेरिका ही यूक्रेन को रूस के खिलाफ मोहरा बना रहा था और इसीलिए रूस को अपनी सुरक्षा के लिए मजबूरी में जंग का रास्ता चुनना पड़ा। इतना ही नहीं, अमेरिका और उसके साथी देश रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाकर उसकी कमर तोड़ने के जो दावे कर रहे हैं, पुतिन ने उन्हें भी सिरे से नकार दिया। पुतिन ने दो टूक कहा कि प्रतिबंधों से उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं हटे तो बाकी दुनिया जरूर भूखी मरेगी। पुतिन ने दावा किया कि रूस की अर्थव्यवस्था पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के आगे टिकी रही, लेकिन अब अमेरिका के प्रतिबंध उसी को भस्म कर देंगे, क्योंकि इससे खाद्य जैसी जरूरी चीजों की कीमतें आसमान छुएंगी, जिससे अनाज की पैदावार पर असर पड़ेगा और खाने का संकट पैदा हो जाएगा। इतना नहीं, रूस के राष्ट्रपति ने ये भी दावा किया कि महंगाई इतनी बढ़ेगी कि पश्चिमी देश बुरी तरह हिल जाएंगे और तो और यूरोप में शरणार्थियों का बड़ा संकट भी पैदा होगा। लेकिन पुतिन यही नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा कि भले ही पश्चिमी देश यूक्रेन में रूस की सेना की हालत खराब होने के दावे ठोककर मुस्कुरा रहे हों, लेकिन यूक्रेन की जंग रूस के प्लान के हिसाब से ही जा रही है। पुतिन ने ये सनसनीखेज दावे तब किए जब वो पूर्वी रूस के एक स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स के दौरे पर थे। ये पहली बार है जब यूक्रेन से लड़ाई छिड़ने के बाद वो मॉस्को से बाहर निकले। उधर डोनेस्क में यूक्रेन के सैनिकों ने एक कुत्ते को हाथों से मलबा हटाकर जिंदा बाहर निकाला, जिसका एक वीडियो सामने आया और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे इस कुत्ते को सुरक्षित निकाला गया। यूक्रेन के जवानों ने इस कुत्ते को बचाया, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, पहले मलबा हटाया गया, उसके बाद कुत्ता जिंदा निकला। वहीं पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चर्निव के एक इलाके में रूसी सैनिकों ने गलती से अपने ही काफिले की गाड़ियों को उड़ा दिया। इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें वी निशान वाले टैंक का काफिला शहर में घुसने की कोशिश करता दिखा। सड़क पर कुछ हथियारबंद सैनिक भी दौड़ते नजर आए, लेकिन जैसे ही सैनिकों की टुकड़ी चर्निव के एक इलाके से गुजरी, तभी एक टैंक में जोरदार धमाका हुआ और उसके परखच्चे उड़ गए। यही नहीं, इसके बाद कई और टैंक में भी जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूस ने गलती से यूक्रेन के सैनिकों पर हमला करने की बजाय अपने ही टैंक को उड़ा दिया। तस्वीरों में जंगल और सड़कों पर कई टैंक जलते दिखाई दिए। जलते टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को दिखाकर ये बताया गया कि रूस ने अपने ही सैनिकों को नुकसान पहुंचाया। और पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जिन टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को रूसी सेना ने उड़ाया, उनमें उसके 8 सैनिकों की जान चली गई। वहीं कई घायल भी हुए हैं। दावा है कि रूसी फौज ने गलती से अपने 14 टैंक भी उड़ा दिए। रूसी हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया गया कि 29 मार्च को रूस की सेना ने कीव से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोदाम पर हमला कर उसे तहस नहस कर दिया था। रूसी सैनिकों को अंदेशा था कि इस गोदाम से ही यूक्रेन की सेना तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जाती है। साथ ही इस गोदाम में हथियार और गोला बारूद छिपा कर रखे जाने का भी शक था। न्यूज 18 के रिपोर्टर अरुण कुमार सिंह खुद इस वक्त कीव में मौजूद हैं और वहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। रूस की सेना ने जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर घेरा डाला था तो कीव के चारों तरफ रूस के सैनिकों ने अपने मोर्चे लगाए थे और कीव की सप्लाई चेन काटने की कोशिश की थी। इस वक्त मैं एक बहुत बड़े वेयर हाउस के पास हूं, जो फूड सप्लाई चेन कही जाती है, जहां से यूक्रेन के सैनिकों के लिए खाना, पानी, रसद, सामग्री सब कुछ यहां से जाता था। और रूस ने इसलिए यहां पर हमला किया क्योंकि उसको शक था कि यहाँ पर न सिर्फ एमुनिशन रखे हैं, बल्कि जो यूक्रेन की सेना कीव के चारों तरफ मोर्चे लगा के बैठी है, उनको यहीं से खाने पीने के सामान सप्लाई हो रहे हैं। यानी कीव की सांसें काटने की कोशिश
रूस की सेना कर रही थी। और रूस की सेना इस पूरे इलाके में, ये ब्रोवरी का इलाका है, इस पूरे इलाके में रूस की सेना का कब्जा था। और उन्होंने यहाँ पर इस वेयर हाउस में, इस गोदाम में, जो कि लगभग 1 किलोमीटर लंबा और चौड़ा है, वहाँ पर हमला किया। आप देखिए इस वक्त मिसाइल के जरिए यहाँ पर हमला हुआ था और टैंक के जरिए भी हमला हुआ था पीछे से। और यहाँ अभी भी आग लगी हुई है। हमें अंदर इसलिए नहीं जाने दिया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखिए इस इलाके में, कमलदेव जरा इस इलाके में दिखाई, अभी भी देखिए धुआं निकल रहा है, अभी भी धुआं आपको दिखाई देगा क्योंकि बहुत बड़ा वेयर हाउस ये है। और पूरे कीव को यहाँ से सप्लाई जाती है, या खाने पीने के सामान हो, या फिर यहाँ पर जो कह रहे थे कि बेवरेज, जो पानी से लेकर के, कोल्ड ड्रिंक से लेकर के, जूस से लेकर के, और जो ड्राई फ्रूट की शक्ल में सेना के लिए जो सामान इस्तेमाल होता है, जो खाने का सामान इस्तेमाल होता है, सब कुछ यहाँ पर डिब्बों में बंद करके, बोतल में बंद करके यहाँ पे रखा जाता है। यहीं से सप्लाई होती है। और ये चारों तरफ देखिए आप, फिलहाल जेसीबी मशीन लगा करके मलबे की सफाई हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ का जो गोदाम है वो अभी भी सही सलामत है और वहाँ से अब सप्लाई चल रही है। यानी अब जब रूस की सेना यहाँ से चली गई है तो यूक्रेन के सेना के कब्जे में है ये पूरा इलाका। और कोशिश ये थी रूस की, कुल मिला के कोशिश ये थी कि कीव का घेरा डाल करके जो यूक्रेन के सैनिक लड़ रहे हैं, या कोशिश करेंगे आने वाले दिनों में जब रूस वहां जाएगा तो पहले ही उनको भूखे मार देने का प्लान था, ताकि उन तक रसद ही नहीं पहुंच पाए, उन तक सप्लाई न पहुंच पाए। और ये जो वेयर हाउस है इसको तबाह कर दीजिए, जिसका नजारा आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा वेयर हाउस तबाह करके रूस की सेना और जो कीव में आम नागरिक थे उन तक किसी भी तरह की कोई मदद, खाने पीने का सामान न पहुंचे, ताकि जब घेरा डाले रूस की सेना तो सरेंडर करने के लिए जेलेंस्की को घुटने पर लाया जा सके। तो कीव को घेरने का प्लान, कीव को भूखों मारने का प्लान, कीव के लोगों को और सेना को प्यासे मारने का प्लान जो था रूस का, उसको यहाँ से उसने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में रूस की सेना यहाँ से चली गई, लेकिन उसके निशान अब भी आपको दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन कमलदेव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, ब्रोवरी। उधर रूस के खिलाफ लड़ाई में यूक्रेन को यूरोपीय देशों से हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। चेक रिपब्लिक, एस्टोनिया और स्लोवाकिया के बाद अब जर्मनी से एक ट्रेन बड़ी तादाद में तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां लेकर पोलैंड पहुंची, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक मालगाड़ी पर तोपों की बड़ी खेप पोलैंड के एक रेलवे स्टेशन पर पहुंचती हुई दिखाई दी। जर्मनी से भेजी गई मदद में इन टैंकों के अलावा यूक्रेन के सैनिकों के लिए कई बख्तरबंद गाड़ियां भी दिखी। 1.5 महीने से जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने हथियारों की बड़ी खेप यूक्रेन के लिए भेजी है, जो जेलेंस्की के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। जेलेंस्की बार बार इन देशों से और ज्यादा हथियार मुहैया कराए जाने की मांग करते रहे, लेकिन जर्मनी के इस रुख से कई देश हैरान भी हैं, क्योंकि रूस के साथ जर्मनी की नजदीकी या उसका नरम रुख दुनिया के तमाम मुल्कों से छुपा हुआ नहीं रहा। बताया गया कि पोलैंड के रास्ते इन सभी हथियारों को यूक्रेन के लिए जल्द ही रवाना कर दिया जाएगा। जर्मनी की इन तोपों और गाड़ियों के पहुंचने से यूक्रेन की सेना की ताकत बढ़ेगी और जंग में वो रूस को कड़ी टक्कर दे पाएगी, क्योंकि ये कोई मामूली टैंक नहीं है बल्कि होवित्जर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मनों का काल है और दुनिया के शानदार टैंकों में एक है, जो 48 किलोमीटर दूर तक टारगेट पर वार कर सकता है। बताया गया है कि दुनिया में किसी भी तोप की मारक क्षमता होवित्जर जैसी नहीं है। और इतना ही नहीं, जंग के हालात में ये तोप दुश्मनों के हमले से भी बच सकती है और ये 1 मिनट में 5 राउंड फायर कर सकती है। इसके अलावा इस टैंक की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। संविधान निर्माता बाबा साहब आम्बेडकर की आज 131वीं जयंती है। पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में जाकर बाबा साहब आम्बेडकर को नमन किया, उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं ये, जब पीएम मोदी संसद भवन के परिसर में पहुंचे, बाबा साहब आम्बेडकर को याद किया, पुष्प अर्पित किए, उनको श्रद्धांजलि दी। आज देश में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर। और ये आप देखिए, पीएम मोदी के साथ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी मौजूद थे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें। भारत रत्न बाबा साहेब की जयंती पर अनेक कार्यक्रम देश भर में होते हैं। साल 1891 को उनका जन्म हुआ था और इस मौके पर, खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब को याद किया। इससे पहले ट्वीट भी किया था और उनके जो उपदेश हैं, जिसको पूरे देश के लोग याद कर रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके लिए उनके योगदान के बारे में बताने के लिए अलग अलग कार्यक्रम देश भर में होते हैं।
उधर यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन की करीबी और रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच के बोइंग विमान की चर्चा तेज हो चुकी है। दावा है कि ये दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में एक है, जिसमें महल जैसी सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं और सुरक्षा के मामले में भी उसका कोई मुकाबला नहीं। चर्चा है कि इस उड़न खटोले की गिनती दुनिया के सबसे महंगे निजी विमानों में होती है, जिसमें एक साथ 50 लोग सफर कर सकते हैं। इसमें यात्रा के दौरान लोगों के आराम का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस विमान में शानदार दफ्तर, एक बेडरूम और किचन का भी इंतजाम है। इसके अलावा महंगे फर्नीचर भी लगे हैं, साथ ही एक बैंक्वेट हॉल भी है। अब्रामोविच के विमान को हवा में उड़ता हुआ अभेद किला भी कहा जाता है, क्योंकि न सिर्फ यह आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है, बल्कि उन्हें खत्म करने की ताकत भी रखता है। जमीन से हवा में मार करने वाले या हवा से हवा में मार करने वाले हथियारों का इस जहाज पर कोई असर नहीं होता। यही नहीं, ये जहाज दुश्मन के रेडियो सिग्नल को भी जैम करने की ताकत रखता है। इन्हीं खूबियों की वजह से विमान रोमन अब्रामोविच का भरोसा जीतने में कामयाब रहा। लेकिन अगर ये प्राइवेट विमान इतना शानदार है तो इसके लिए मोटी रकम भी चुकानी पड़ती है। इस विमान की कीमत $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 750 करोड़ रुपए है, जो 850 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। उधर यूक्रेन ने पुतिन की आसमानी साजिश को बेनकाब कर दिया और इस आसमानी साजिश का नाम है ओरलान 10 ड्रोन, जो यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जा रहा था। लेकिन जब यूक्रेन ने रूस के इस आसमानी जासूस को ढेर कर जमीन पर गिराया, तो इसकी जांच में जो हकीकत सामने आई, उससे यूक्रेन के सैनिक भी हैरान रह गए, क्योंकि जांच में पता चला कि अपनी जिस तकनीक की मदद से ये सैकड़ों फीट की ऊंचाई से यूक्रेन के हथियारों के गोदाम, उनके टैंक और सैनिकों के काफिले की साफ तस्वीरें कैद कर रहा था, वो असल में एक DSLR कैमरा था। इस जांच का एक वीडियो जारी कर यूक्रेन ने रूसी सेना की तकनीक का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। Відправили пару фотографій, вони сказали, бляха, це не може виглядати як щось сучасне, у нас. यही नहीं, ड्रोन की जांच के दौरान उसके बगल में बैठे यूक्रेन के सैनिक ने दावा किया कि इस ड्रोन के ईंधन टैंक को बंद करने के लिए प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन का इस्तेमाल किया गया था। Ну, таке, мабуть, в них теж буває. Зафіксували зум і так далі і полетіли. असल में ओरलान 10 रूसी सेना का वही घातक ड्रोन है, जिसके जरिए भेजी गई जानकारी का इस्तेमाल करके ही रूस ने यूक्रेन के कई हथियारों के गोदाम और तेल डिपो बमबारी से नेस्तो नाबूद कर दिए थे। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध को 50 दिन हो चुके हैं। जिस मुकाबले को पहले पूरी तरह एक तरफा माना जा रहा था, अब कई जगहों पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें एक सैनिक ने जेवलिन मिसाइल से रूसी रॉकेट को तबाह किया। जेवलिन मिसाइल एक झटके में दुश्मन के टैंक और उनके लड़ाकू विमान को ध्वस्त कर देती है। तो वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हुंकार के बाद जेलेंस्की ने रूस की सेना को हर मोर्चे पर करारा जवाब देने की सौगंध उठा ली। एक रोज पहले ही पुतिन ने यह भरोसा जताया था कि यूक्रेन में उनका सैन्य अभियान जल्द ही अपने अंजाम तक पहुंचेगा, जिसका मतलब ये निकाला गया कि रूस यूक्रेन से ना तो अपनी सेना वापस बुलाएगा और ना ही जेलेंस्की की सेना को संभलने का मौका देगा, क्योंकि पुतिन और चेचन कमांडर कादिरोव ने यूक्रेन में और खून खराबा मचाने और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। यही नहीं, उस खतरनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रूसी सेना और चेचन लड़ाके मिलकर पूर्वी यूक्रेन के शहरों पर काल बनकर टूट रहे हैं। हालांकि 48 दिनों से जारी जंग के बाद भी रूस के हाथ अभी तक कुछ खास नहीं लग सका है। यही वजह है कि पुतिन ने यूक्रेन को जीतने के लिए अपनी रणनीति ही बदल दी। पुतिन इस बात पर अडिग हैं कि वो यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान हर हाल में पूरा करके ही रहेंगे। Имплементация этих договоренностей невозможна, это развалит страну. Они публично от этого отказываются. एक दिन पहले दिए अपने बयान में पुतिन ने यूक्रेन पर रूस के हमले को जायज ठहराया था। लगे हाथ उन्होंने ये आरोप लगाया था कि यूक्रेन के जरिए पश्चिमी देश रूस को लगातार धमकी दे रहे थे, जिसकी वजह से उनके सामने यूक्रेन पर हमला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। हालांकि पुतिन के इस बयान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी अपने इरादे साफ कर चुके हैं और उन्होंने भी यह कसम खा ली थी कि यूक्रेन किसी भी सूरत में रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा और ना ही अपने देश के किसी भी हिस्से को रूस सेना को सौंपेगा, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी कुर्बानियां क्यों ना चुकानी पड़े।
अपने बयान में जेलेंस्की ने पुतिन की हुंकार का भी मजाक उड़ाया। उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना के 20,000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में जंग ऐसी ही चलती रहेगी, क्योंकि ना तो पुतिन अपने कदम पीछे खींचने को तैयार है और ना ही जेलेंस्की घुटने टेकने के लिए राजी। 24 फरवरी को रूस ने हमला किया था और तब से लेकर अब तक यूक्रेन के कई शहर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। बुचा और बोरोद्वांका में हुए नरसंहार ने तो पूरी दुनिया तक को हिला दिया, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों के बीच जंग खत्म होती नहीं दिख रही। रूसी सेना पर यूक्रेन जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई टैंक को अपने कब्जे में लिया है या फिर तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें एक सैनिक रूसी टैंक को अपने कब्जे में लेता हुआ दिख रहा है। और इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी ओलेना जेलेंस्का ने पुतिन की बड़ी गलती का पर्दाफाश करने का दावा किया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान रूस की तरफ से किए गए हमले का मुद्दा उठाया और दावा किया कि पुतिन की कोशिश यूक्रेन को आपस में लड़ाने की थी। साथ ही आरोप लगाया कि अब रूसी सरकार जंग की आड़ में यूक्रेन के टुकड़े करने की फिराक में है। अपने इन्हीं इरादों के तहत पुतिन ने रूसी फौज को 24 फरवरी को अचानक यूक्रेन पर हमला करने का आदेश दिया था, लेकिन जंग के इतने दिन बीत जाने के बाद भी यूक्रेन की सेना मैदान में डटी हुई है। इस दौरान जमीन से लेकर हवा तक यूक्रेन की आर्मी पुतिन की सेना को कड़ी चुनौती देती दिखी। इतना ही नहीं, अब तो उसने अपने कई इलाकों को रूसी कब्जे से आजाद करवाने का भी दावा कर दिया। यही नहीं, ओलेना जेलेंस्का ने यूक्रेन पर हुए रूसी हमले को पुतिन की बड़ी गलती बताना शुरू कर दिया और साफ किया कि यूक्रेन को झुकाना नामुमकिन है। साथ ही ये भी दावा किया कि इन हमलों ने यूक्रेन को एकजुट करने का काम किया, जिससे उनका देश अपने दुश्मन के सामने पूरी ताकत से उठ खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, जेलेंस्की की पत्नी ने रूस पर अपनी उस कसम को तोड़ने का भी आरोप लगाया जो उसने जंग के पहले दिन यानी 24 फरवरी को खाई थी। युद्ध की शुरुआत से पहले ही रूस ने साफ कर दिया था कि वो यूक्रेन में आम लोगों को निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन मरियुपोल के एक थिएटर में हुए हमले के बाद जेलेंस्की ने रूस की नीयत पर शक जाहिर किया, सवाल खड़ा किया। यूक्रेन का दावा है कि मारियुपोल के इस थिएटर को उस वक्त निशाना बनाया गया जब वहां गोलाबारी से बचने के लिए बच्चे और बुजुर्ग छिपे हुए थे। यूक्रेन को कई देशों से सैन्य समर्थन और हथियारों के मिलने का सिलसिला जारी है। वहीं यूक्रेन की सेना हॉवित्जर तोपों का वीडियो जारी किया है जिसमें वो हॉवित्जर तोपों का टेस्ट करते हुए दिख रही हैं। ये माना जा रहा है कि नए तोपों की खेप चेक रिपब्लिक ने भेजी है। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि कितनी हॉवित्जर यूक्रेन की सेना को मिली है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोप के देश एस्टोनिया की संसद को संबोधित करते हुए युद्ध रोकने के लिए रूस पर और ज्यादा कड़े प्रतिबंध लगाने की अपील की, क्योंकि पिछले 48 घंटों से यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में भीषण युद्ध चल रहा है और रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले में यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। हालांकि यूक्रेन की सेना भी हर मोर्चे पर पुतिन की फौज को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। दूसरी तरफ युद्ध रोकने के लिए अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन इसके बाद भी रूस यूक्रेन को बख्शने के मूड में नहीं है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की दुनिया के देशों से रूस का विरोध करने की अपील कर रहे हैं। एस्टोनिया की संसद को संबोधित करने के दौरान उन्होंने एक बार फिर अपील की कि पश्चिमी देश रूस से तेल ना खरीदें। Я закликаю нарешті внести нафту у санкційний пакет. Потрібно ембарго на рівні всього Європейського Союзу. अपने संबोधन में उन्होंने दावा किया कि जंग में रूसी सेना महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी निशाना बना रही है। जेलेंस्की का भाषण खत्म होने पर एस्टोनिया की संसद में बैठे हर सांसद ने खड़े होकर उनके सम्मान में काफी देर तक तालियां बजाईं। Дякую за підтримку. Дуже дякую за все. एस्टोनिया की संसद में मिले इस सम्मान के बाद जेलेंस्की ने भी सभी लोगों को धन्यवाद दिया। रूस के सैनिक जिन इलाकों से वापस जा रहे हैं उन इलाकों में भयानक तस्वीरें छोड़ते जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही तस्वीर कीव के आसपास के गांव में देखने को मिली। हालांकि उन इलाकों में फिर से सुविधाएं बहाल करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। कीव से न्यूज़ 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। यूक्रेन के वो गांव जो रूस के कब्जे में थे और रूस की सेना के जाने के बाद फिर से खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं, उन गांवों का दौरा किया हमने और देखा कि किस तरह से वहां फिर से जो बिजली की लाइन है जो टूट गई थी उसको
फिर रिपेयर करने की कोशिश हो रही है। और इस पूरे इलाके में जो ज़्यादातर गांव रूस के कब्जे में थे, वहां पर बिजली और पानी दोनों सुविधाएं नहीं थी, काट दी गई थी। गांव के लोग भी चले गए थे गांव छोड़ के। लेकिन अब कई ऐसे गांव हैं जहां पर आप देखिए कि यहां पर बिजली सप्लाई को दोबारा चालू करने के लिए काम कर रहे हैं बिजली विभाग के लोग। और बड़ी सी क्रेन है, और जो खंभे थे, तार टूट गए थे, बहुत सारे ऐसे तार हैं जो टूट गए थे, जमीन पर गिर गए थे, और उनको सब रिपेयर करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। देखिए यहाँ पर तार भी रखा है, और जो टूटे हुए तार थे वो भी यहाँ पर रखे हुए हैं। ये नीचे केबल गिरी हुई है, देखिए एक वहाँ पे केबल लेके जा रहे हैं कि ताकि हर घर तक बिजली व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से दोबारा पहुंचाई जा सके। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब इक्का दुक्का लोग घरों की तरफ लौट रहे हैं। ये मेरे सामने जो घर है 163 नंबर का घर, इस घर में कुछ लोग अभी आए हैं। तो लोग अब जब रूस की सेना यहाँ से चली गई है तो अपने अपने घरों की तरफ लौटना शुरू कर दिया उन्होंने। वहाँ पर आप देखिए लोग कार से जा रहे हैं। कोशिश ये है कि अपने घरों को वापस लौटा जाए। जिन इलाके को पुलिस सैनिटाइज कर दे रही है, मिलिट्री कह रही है कि अब यहाँ लौट सकते हैं, वहीं लोग लौट रहे हैं, क्योंकि बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ पर गांव हैं जहाँ पर लैंडमाइन रूस की सेना ने लगाया था। जब तक वो सैनिटाइज नहीं हो जा रहा है तब तक गांव में किसी को आने नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस गांव में देखिए यहाँ पर भी ये सड़क पूरी खोद दी गई थी मोर्चा लगाने के लिए, लेकिन इस सड़क को भी रिपेयर कर दिया गया फौरी तौर पर। खंभे भी देखिए ला करके नए यहाँ पर रखे गए हैं। तो अब बिजली बहुत ज़रूरी है गाँव में। जब तक बिजली नहीं होगी तब तक मुश्किल हो जाएगा रहना लोगों का, क्योंकि ठंडक बहुत पड़ती है यहाँ पर, और हीटर चलाना और खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि गैस का भी इस्तेमाल करते हैं लोग। लेकिन बिजली ऐसी चीज़ है जिससे बहुत कुछ निर्भर करता है मानव का जीवन यहाँ के गांव में, और उसको रिपेयर करने और ठीक करने और दोबारा से जीवन को पटरी पर लौटाने की कोशिश गांव में अब हो रही है। कैमरामैन कमल देव के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, यूक्रेन। उधर यूक्रेन युद्ध की वजह से यूरोपियन यूनियन रूस को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अब उसने रूसी कारोबारियों और बड़ी हस्तियों की संपत्ति जब्त करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया। इस अभियान को यूरोपीय यूनियन के ऑपरेशन ऑस्कर नाम दिया गया, जिसके जरिए वो यूरोप के देशों की मदद करेगा। असल में यूरोप के कई देशों ने इस जंग के बाद पुतिन के करीबियों की संपत्ति छीनने का ऐलान किया था, और इसी को देखते हुए अब यूरोपीय यूनियन से ये बताएगा कि जिस रूसी हस्ती पर बैन लगा है उसकी कहां-कहां और कितनी संपत्ति है। साथ ही इसका मकसद आपराधिक छवि के लोगों की जानकारी भी देना होगा। रूस यूक्रेन जंग के 50 दिन हो चुके हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दुनिया से हथियार देने की अपील की है। उन्होंने दूसरे देशों से हथियार, बख्तरबंद वाहन, एयर डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान देने की अपील की है। रूस से मुकाबला करने के लिए जेलेंस्की ने जल्द सैन्य सहायता देने की बात कही। उन्होंने कहा कि बूचा और मारिउपोल जैसी घटनाओं को हथियारों के बल पर ही रोका जा सकता है। The images of Bucha and Mariupol have demonstrated real Russians' intentions to the whole world. It could only be stopped by force of arms. It must be done now. Ukraine needs weapon supplies. We need heavy artillery, armed vehicles, air defense systems, and combat aircraft. पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखा खत लिखकर पीएम बनने पर उन्होंने बधाई दी है। दोनों देशों के बीच शांति की इच्छा भी जताई है। इससे पहले पीएम मोदी शहबाज शरीफ को ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने पत्र लिखा है, भारत पाक के बीच शांति की इच्छा जताई है। इस पत्र के जरिए पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को उन्होंने ये खत लिखा है, और सबसे पहले तो खत में उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। दोनों देशों के बीच शांति की इच्छा भी जताई है। इससे पहले पीएम मोदी शहबाज शरीफ को ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं। तो सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हुआ है, और इस पर भारत की भी नजर थी। जो पाकिस्तान के नए पीएम हैं शहबाज शरीफ, उनको अब पीएम मोदी ने पत्र लिखा है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग भी की। Потрібне нафтове ембарго і чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину. और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है। दावा किया गया है कि हैकरों के ग्रुप ने रूस की 2 लाख से ज्यादा ईमेल को चुरा लिया।
जिसके बाद रूस का यूक्रेन प्लान दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जो ईमेल लीक की गई उसमें जंग से जुड़ी भी कई अहम जानकारियां शामिल हैं। यही नहीं, इन हैकरों ने ऐसे ही हमले आगे भी जारी रहने की धमकी दी। दावा है कि इस बार हैकरों ने रूस के सरकारी विभागों और निजी कंपनियों की वेबसाइट पर भी साइबर हमला किया। इस दौरान तेल कंपनियों का डेटा भी चुरा लिया गया। दुनिया भर में तेल और गैस की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये जानकारी रूस के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। 24 फरवरी यानी जिस दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसी दिन हैकरों का ये ग्रुप सामने आया था और उसने तभी रूस को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस पर हैकरों ने साइबर अटैक किया। कहा गया कि पहले भी रूस इनका निशाना बनता रहा और दावा है कि इसी ग्रुप से जुड़े कुछ हैकरों ने पिछले महीने भी रूसी जवानों से जुड़ी कई जानकारियां चुरा ली थी। ये वो जवान थे जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इस साइबर हमले से पुतिन का प्लान लीक करने की कोशिश की गई, यानी यूक्रेन में रूस की सेना की टुकड़ियां कहां हैं, वो किस जगह पर तैनात हैं, उनका अगला निशाना क्या है, ये सारी जानकारी हैकरों के पास चली गई। उसके बाद यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों की जान पर आफत बनाई। इस तरह से हैकरों ने ये साइबर हमला कर सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती दे दी, क्योंकि कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 50 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। इस जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही है, रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के समय रूस ने अपने 500 से ज्यादा टैंक खो दिए। इनमें 257 टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गए, 9 टैंक क्षतिग्रस्त हुए। लड़ाई के बीच रूस ने 40 टैंकों को छोड़ दिया, जबकि बताया गया कि यूक्रेन ने रूस के 200 टैंकों पर कब्जा कर लिया। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में विद्रोहियों की यूक्रेन के सैनिकों से जंग तेज हो गई। वहां के मेयर का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उनके 10,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि मारिउपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो है यूक्रेन और रूस के सैनिक, वो भी जीतने की जिद लिए एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में जिस शहर में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो यूक्रेन के फौजियों ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। दोनों तरफ से जारी हमले में वहां के लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। उनमें ज्यादातर इमारतें तो रहने लायक ही नहीं बची। जंग के बीच रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट गई है, तो वहीं कुछ इलाकों में रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के मेयर ने दावा किया कि रूस के सैनिकों ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिसकी वजह से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए। उधर खार्किव के एक इलाके में रूस के हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। यूक्रेन के सैनिकों ने ऐसे बंकर बनाए कि बमों और मिसाइलों के हमले भी उनका बाल बांका न कर पाए और वो दुश्मनों को आसानी से निशाना बना सके। यूक्रेन की सेना की इस तैयारी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें खार्किव की तरफ जाने वाली एक सड़क को खोदा गया और उसके कुछ हिस्से को लकड़ियों और बड़े बड़े पत्थरों की मदद से बंद कर दिया गया, ताकि रूसी सेना आसानी से अपनी गाड़ियों के साथ शहर में दाखिल न हो सके। इतना ही नहीं, वहां मुस्तैद सैनिकों को भी कोई नुकसान न पहुंचे, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क के पास ही कुछ बंकर बनाए गए। कहा जा रहा है कि ये बंकर इतने मजबूत हैं कि बमों का भी इस पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हालांकि रूसी सेना ने इससे पहले इस इलाके पर जबरदस्त बमबारी की, जिसमें वहां की कई इमारतें और गाड़ियां बर्बाद हो गई। जंग के शुरुआती दिनों में काफी तादाद में रूसी सैनिकों ने कीव के आसपास डेरा जमा रखा था। बताया गया कि इस दौरान रूसी सैनिकों ने कई दुकानों को भी निशाना बनाया और वहां से खाने पीने का सामान लूटकर अपने साथ ले गए। कीव से न्यूज 18 के अरुण कुमार सिंह की ये खास रिपोर्ट आप देखिए।
रूस के सैनिकों ने जब कीव की घेराबंदी की थी तो काफी हफ्ते तक वो यहाँ पर रहे और कुछ दिनों बाद खाने पीने के सामान के लिए मुश्किल होने लगी रूस के सैनिकों के लिए, क्योंकि काफी संख्या में थे सैनिक। उसके बाद ये गांव है, लगभग 60 किलोमीटर दूर कीव से एक गांव है और यहाँ पर जो पुलिस तैनात है उसके मुताबिक रूस के सैनिकों ने इस ग्रोसरी शॉप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और यहाँ जो कुछ भी खाने पीने का सामान था सब उठा करके ले गए। जो सैनिक हैं यहाँ तैनात